अस्सलामुअलैकुम। हाय स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। अज़ीज़ तलबा, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने वेव्स को डिस्कस किया है। आज हम वेव्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। यहाँ पर हम जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ हर किस्म की वेव्स में मौजूद होती है, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पर वाटर वेव्स को डिस्कस करेंगे। वाटर वेव्स की वेव प्रॉपर्टीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम रिपल टैंक यूज़ करते हैं। रिपल टैंक हमें वाटर वेव्स को विजुअलाइज करने में मदद देती है और इसकी मदद से हम बहुत आसानी के साथ और बहुत कन्वीनियंटली वेव प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिपल टैंक को डिस्कस करेंगे कि उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, वो किस तरह काम करती है और हमें वेव पैटर्न कहाँ पे दिखाई देगा। अज़ीज़ तलबा, इस डिवाइस को रिपल टैंक कहते हैं। आप ज़रा इसकी कंस्ट्रक्शन को देख लें, आपको दिखाई देगा कि इसकी शेप आम टेबल की तरह है। यहाँ पर इसकी बीच में आपको ये रेक्टेंगुलर वाटर टैंक या ट्रे नज़र आएगी। ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है। इस केस में ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना होता है। इसमें हम पानी डालते हैं, ये इसमें पानी मौजूद है। ये जो सेटअप आपको दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं वेव जनरेटर या वाइब्रेटर। इसमें ये मोटर है, इसके अलावा ये 2 डिपर्स है। ये स्पेरिकल डिपर है। जब ये ऑपरेट होती है तो ये इस वाटर टैंक में सर्कुलर वेव्स पैदा करती है, जिसकी फिगर आपकी बुक में मौजूद है। और ये जो दूसरा डिपर है, ये स्ट्रेट डिपर है। जब ये ऑपरेट होती है तो ये इस पानी में स्ट्रेट वेव्स पैदा करती है। हम इस डिपर का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा ये सोर्स ऑफ लाइट है। इससे लाइट इन वेव्स के ऊपर फॉल होती है और फिर उनकी शेडो यहाँ नीचे स्क्रीन पे फॉर्म होती है। तो वेव्स की जो पैटर्न है वो हम यहाँ नीचे स्क्रीन पे देखेंगे। स्क्रीन बेसिकली वाइट कलर का होना चाहिए, तो इसके लिए आप वाइट कलर की कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पेपर लिया है। तो ये रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन हो गई। अज़ीज़ तलबा, तो आप लोगों ने रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन को समझ लिया। अज़ीज़ तलबा, रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी। अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि रिपल टैंक की स्क्रीन पे पैटर्न किस तरह बनती है। जब रिपल टैंक की डिपर वाटर वेव्स में वाइब्रेट करती है तो वो उसमें वेव्स पैदा करती है। ये ट्रांसवर्स वेव्स है, उसमें अल्टरनेटिव क्वेस्ट और ट्रफ होती है। रिपल टैंक में ऊपर से एक सोर्स ऑफ लाइट लगी होती है जो उन वेव्स के ऊपर लाइट फॉल करती है। तो इन वाटर वेव्स में जो क्वेस्ट होती है वो एज अ कन्वेक्स लेंस बिहेव करती है और वो उन लाइट्स को एक जगह पे फोकस करती है। तो उस रिपल टैंक में जहाँ पर क्वेस्ट होगा तो उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट वर्टिकली नीचे आपको एक ब्राइट बैंड दिखाई देगी। और जिन जगहों पे ट्रफ होती है तो ट्रफ एज अ कनकेव लेंस बिहेव करती है और उसके ऊपर जितनी भी लाइट फॉल होती है तो वो उसको डाइवर्स करती है। तो ट्रफ की एग्जैक्ट नीचे स्क्रीन पे जो स्पॉट होगी तो वहाँ पर लाइट फॉल नहीं होगी, तो वहाँ पर डार्क लाइन फॉर्म होगी। तो आपको स्क्रीन पे अल्टरनेटिव डार्क और ब्राइट लाइंस दिखाई देगी जो आगे मोशन करेगी। तो रिपल टैंक की स्क्रीन पे आपको अल्टरनेटिव लाइट और डार्क लाइंस दिखाई देंगे जो आगे प्रोपेगेट होती है और जो वेव्स की क्रेस्ट और ट्रफ को इंडिकेट करती है। अज़ीज़ तलबा, अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। इसे हम डिफाइन करते हैं, द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए बैरियर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। जब वेव्स किसी बैरियर की सरफेस पे फॉल होती है तो ये उससे वापस आ जाती है, तो इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। यहाँ पर बैरियर रुकावट को कहते हैं। तो
तो ये बैरियर वेव्स के लिए हर वो चीज़ है जिससे वेव पास नहीं हो सकती। सपोज कर ले अगर मैं वाटर वेव्स दे दूँ तो वाटर वेव्स की केस में कोई भी मीडियम एक्सेप्ट वाटर वो इसके लिए बैरियर है। सपोज कर ले अगर मैं प्लास्टिक का ये रॉड ले लूँ और इसे मैं वहाँ पानी के अंदर रख दूँ, तो जब इस पे वाटर वेव्स फॉल होती है तो वो इससे टकरा के वापस चली जाती है। इसी तरह मैं इसके अलावा स्टील के रॉड, लकड़ी का रॉड भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ये प्रॉपर्टी हर किस्म की वेव में मौजूद होती है, लेकिन मुख्तलिफ वेव्स के लिए बैरियर की नेचर मुख्तलिफ होती है। अब सपोज कर लें ये हमारे पास स्ट्रेट वेव्स है। इस डायग्राम में ये जो लाइंस मैंने यहाँ पर ड्रा की है तो ये आपको स्ट्रेट वेव्स इंडिकेट कर रही है, और ये रेड लाइन इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को इंडिकेट करती है। इस रेड लाइन को हम रे कहते हैं, रे ऑफ वेव्स। तो देखिए, और इसमें ये मैंने बैरियर को शो किया है। तो ये हमारे पास इंसिडेंट वेव्स है जो बैरियर की सरफेस पे फॉल हो जाती है। अब ये वेव्स इस बैरियर से पास नहीं हो सकती, बल्कि ये वेव्स इस बैरियर की सरफेस से टकराने के बाद वापस पलट जाती है। तो पहले ये वेव्स बैरियर की तरफ दाई जानिब मोशन कर रही थी, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद अब वही वेव्स रिफ्लेक्ट होके बाई जानिब वापस जा रही है। तो इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अगर हम बैरियर को डायरेक्शन ऑफ द वेव्स को परपेंडिकुलर रखते हैं, देखिए ये रेड लाइन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव इंडिकेट कर रही है और ये बैरियर की सरफेस है। अगर ये परपेंडिकुलर होगी, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव और बैरियर के दरमियान एंगल 90 है, तो इस केस में रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन हम उन्हें अच्छी तरह से महसूस नहीं कर पाते। हम इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में फ़र्क को ख़ास महसूस नहीं कर सकते। तो इस वजह से रिफ्लेक्शन को अच्छी तरह विजुअलाइज करने के लिए हम इस बैरियर को ओब्लीक लेते हैं, मतलब यहाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव और बैरियर की सरफेस के दरमियान एंगल 90 नहीं होगी, बल्कि ये 90 से कम हो जाती है। अब इस केस में देखिए, अब ये हमारे पास ये ब्लू कलर की ये इंसिडेंट वेव्स आ गई, ये इस बैरियर पे फॉल हो गई। इनिशियली इन वेव्स की डायरेक्शन ऑफ मोशन वो ये हॉरिजॉन्टल रेड लाइन है। रिफ्लेक्शन के बाद अब ये वेव्स इस डायरेक्शन में मोशन करती है। अब ये पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा, ये मैंने खुद से नहीं लिखा, बल्कि इसके लिए एक लॉ अप्लाई होती है जिसे हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये इंसिडेंट रे इस सरफेस ऑफ द बैरियर के साथ जितनी एंगल फॉर्म करती है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्रैक्टेड रे इस बैरियर की सरफेस के साथ जो एंगल फॉर्म करती है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये दोनों आपस में इक्वल होगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 20 डिग्री होगी। इस लॉ को हम चैप्टर नंबर 3 में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस लॉ की बुनियाद पे रिफ्लेक्टेड वेव की डायरेक्शन ये आती है, तो रिफ्लेक्टेड वेव इस डायरेक्शन में जाएंगे। अब वेव्स किस तरह जाएंगे, तो अब मैं वेव्स को शो करूँगा। तो वेव्स इस डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो इस केस में मैंने यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइंस ड्रा की है, तो ये ग्रीन लाइंस रिफ्लेक्टेड वेव्स को इंडिकेट कर रही है। इसमें ग्रीन लाइन रिफ्लेक्टेड वेव्स है, ब्लू लाइन इंसिडेंट वेव है और रेड लाइन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को
प्रैक्टिकली विजुअलाइज करने के लिए आप ये डिमॉन्स्ट्रेशन देख लें। स्टूडेंट्स, ये वे पलटें की स्क्रीन है। इस स्क्रीन में ये जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है तो दरअसल ये बैरियर है, ये बैरियर की शेडो है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस साइड पे हमने वेव्स, स्ट्रेट वेव्स पैदा किए। ये वेव्स इस बैरियर पे फॉल होने के बाद देखिए वापस जा रही है। अब चूंकि यहाँ पर ये सिर्फ एक सिंगल वेव थी तो आपने इसके रिफ्लेक्शन को क्लियरली ऑब्जर्व कर लिया। अब अगर हम यहाँ पर मल्टीपल वेव्स या कंटिन्यूअस वेव्स पैदा करेंगे तो उसमें आपको इनकमिंग वेव्स और रिफ्लेक्टेड वेव्स की दरमियान फ़र्क क्लियरली दिखाई नहीं देगी। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए इस केस में हमने बैरियर को ओब्लीक ले लिया। अब इस केस में आपको रिफ्लेक्शन बहुत क्लियरली दिखाई देगी और इसके अलावा अगर ये कंटिन्यूअस वेव्स भी होंगे तो उसमें भी आपको इंसिडेंट वेव्स और रिफ्लेक्टेड वेव्स का क्लियरली आपको पता चलेगा। अब देखिए ये इंसिडेंट वेव आ गई और ये जो वेव ऊपर इस तरफ जा रही है ये रिफ्लेक्टेड वेव है। आप ज़रा दोबारा देख ले, ये इनकमिंग वेव आ रही है, ये इस बैरियर पे फॉल हो गई और आप ये देख सकते हैं ये जो वेव ऊपर जा रही है तो ये रिफ्लेक्टेड वेव है। जैसा कि मैंने आपको टॉपिक में बताया था कि यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होगी, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसमें देखिए ये जो वेव है ये वाली, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ये सरफेस ऑफ द बैरियर है, तो ये जो एंगल है ये वाली, ये वाली एंगल, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये इंसिडेंट रे है, तो ये इंसिडेंट रे सरफेस ऑफ द बैरियर के साथ ये जो एंगल फॉर्म कर रही है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हर किस्म की रिफ्लेक्शन में ये लॉ सेटिस्फाई होगी। स्टूडेंट, अब ये हमारे पास कंटिन्यूअस इंसिडेंट वेव्स है, ये वाली, ये बैरियर पे फॉल हो रही है और ये जो वेव्स ऊपर जा रही है तो ये रिफ्लेक्टेड वेव है। तो ये अब हमारे पास कंटिन्यूअस वेव्स हो गई। इससे पहले वाले केस में सिर्फ एक सिंगल वेव पल्स थी, अभी आप ये कंटिन्यूअस वेव्स है। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। स्टूडेंट्स, सेकंड वेव प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। इसे हम डिफाइन करते हैं द स्लाइटली चेंज विच अकर्स इन डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ ए वेव व्हेन इट passes फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो दोनों मीडियम्स के दरमियान जो बाउंड्री है तो वहाँ पर उस वेव की डायरेक्शन और स्पीड दोनों में मामूली सी चेंज आती है। इस स्लाइट चेंज को हम रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। ये प्रॉपर्टी हर किस्म की वेव्स में मौजूद होती है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर सिर्फ वाटर वेव्स की डिमॉन्स्ट्रेशन डिस्कस कर रहे हैं तो हम यहाँ पर फोकस सिर्फ वाटर वेव्स के ऊपर ही करेंगे। अब वाटर वेव्स ये सिर्फ पानी में ही प्रोपेगेट कर सकती है, ये पानी के अलावा किसी और मीडियम में प्रोपेगेट नहीं हो सकती, मतलब एयर या ग्लास या किसी और मीडियम में ये प्रोपेगेट नहीं कर सकती। लेकिन वाटर वेव्स के लिए डीप वाटर और शैलो वाटर ये दो मुख्तलिफ मीडियम्स की तरह बिहेव करती है, क्योंकि उसकी वजह है द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड्स अपॉन डेप्थ ऑफ वाटर। वाटर वेव्स की स्पीड पानी की डेप्थ पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है कि शैलो वाटर और डीप वाटर में वेव स्पीड एक जैसी नहीं होती। एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाइड है
कि डीप वाटर में वाटर वेव्स की स्पीड शैलो वाटर के मुकाबले में ज़्यादा होती है। द स्पीड ऑफ वेव इन डीप वाटर इज़ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ वेव इन शैलो वाटर। अब देखिए स्पीड ऑफ वेव ये तो रिफ्रैक्शन में चेंज हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव ये रिफ्रैक्शन के दौरान कांस्टेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गई। एज वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये वेव्स का यूनिवर्सल इक्वेशन है। ये स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन है जिसको हमने आखिरी लेक्चर में डिराइव किया था। अब यहाँ पर अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट ले लूँ, क्योंकि मैंने यहाँ ऊपर लिखा है कि फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्शन के दौरान कांस्टेंट रहती है, तो हमारे पास आ जाएगा स्पीड ऑफ द वेव इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम लेमडा। अब यहाँ से आप कांस्टेंट और इक्वलिटी को रिमूव कर दे तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, तो विच एम्प्लाइज स्पीड ऑफ द वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लेमडा। तो इसका मतलब ये है कि वाटर वेव्स की वेवलेंथ वो स्पीड पे डिपेंड करती है। अब यहाँ ऊपर मैंने क्या कहा कि डीप वाटर में वाटर वेव्स की स्पीड ज़्यादा होती है, तो इस वजह से डीप वाटर में वाटर वेव्स की वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी। शैलो वाटर में स्पीड कम होती है, तो इस वजह से शैलो वाटर में वेवलेंथ ऑफ वाटर वेव्स भी कम हो जाएगी। तो हमारे पास जनरल रिलेशन ये आ गया, वेवलेंथ ऑफ वाटर वेव्स इन डीप वाटर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ इन शैलो वाटर। अच्छा स्टूडेंट, वेवलेंथ की इस डिफरेंस को हम इन लाइंस की दरमियान जो डिस्टेंस है उससे इंडिकेट करते हैं। इन दो कंसेक्यूटिव लाइंस की दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसे हम वेवलेंथ कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन की वजह से इन दो कंसेक्यूटिव लाइंस की दरमियान जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहती, ये डिस्टेंस डीप सेक्शन में ज़्यादा होती है, शैलो सेक्शन में कम होती है। अब हम रिपल टैंक में डीप और शैलो सेक्शन किस तरह फॉर्म करेंगे। रिपल टैंक में तो एक ही ट्रे है, तो हम उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल की मोटी सी शीट लेते हैं। अब ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल ग्लास भी हो सकता है, ये प्लास्टिक भी हो सकता है, लेकिन उसकी हम जो शीट लेंगे वो मोटी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा मोटी होगी तो उतना ही अच्छा होगा। तो उस मोटी शीट को हम रेक्टेंगुलर ट्रे की एक साइड पे रखेंगे। तो जिस साइड पे हम उसको रखेंगे तो वो रिपल टैंक का शैलो सेक्शन बन जाएगा, और जहाँ पर वो शीट नहीं होगी तो वो डीप सेक्शन बन जाता है। तो इस तरह हम रिपल टैंक की एक ही ट्रे के अंदर शैलो सेक्शन ऑफ वाटर और डीप सेक्शन ऑफ वाटर पैदा कर लेते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर आप ये बात नोट कर लें कि रिफ्रैक्शन की वजह से डायरेक्शन और स्पीड दोनों में स्लाइटली चेंज आती है, लेकिन अगर हम बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम्स या जो शीट है, शीट का जो एज है, अगर उसे हम इंसिडेंट वेव को पैरेलल रखेंगे तो उसकी वजह से जो बाउंड्री होती है तो वो बाउंड्री इंसिडेंट वेव्स को पैरेलल हो जाती है। अगर हम इसको इस तरह रखते हैं तो उस केस में वेव्स की डायरेक्शन में चेंज नहीं आती, स्पीड में चेंज आएगी। उसके लिए आप ज़रा ये डिमॉन्स्ट्रेशन देख लें। अच्छा स्टूडेंट, ये रिपल टैंक की स्क्रीन है। अब इस केस में हमने रिपल टैंक में ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रही है, ये छोटी सी जो राइट में बॉटम में है ये जगह, तो यहाँ पर हमने रिपल टैंक में ग्लास की एक मोटी रेक्टेंगुलर शीट रखी है। तो इस वजह से ये पोर्शन शैलो सेक्शन हो गया, और इसके ऊपर ये जो है और ये वाला भी, तो ये डीप सेक्शन ऑफ वाटर हो गया। अब यहाँ पर वाटर वेव्स डीप वाटर से शैलो वाटर में इंटर होगी तो रिफ्रैक्शन किस तरह अकर होती है तो वो आप ज़रा देख ले। अब आप ज़रा यहाँ पर इसको देख ले, यहाँ पर ये जो बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया है तो ये इनकमिंग वेव्स को पैरेलल है। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि इस केस में डायरेक्शन ऑफ द वेव में चेंज नहीं आएगी, स्पीड में चेंज आती है। तो अब आप देख ले, स्पीड में चेंज को आप
ऑब्ज़र्व कर ले और डायरेक्शन में चेंज को ऑब्ज़र्व कर ले। डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा लेकिन स्पीड में चेंज को आप ऑब्ज़र्व कर ले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर जो है ना स्पीड ज़्यादा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पीड कम है। अब आप ज़रा वेवलेंथ में चेंज देख ले। यहाँ ऊपर देखिए इन दो कंसेक्यूटिव ब्राइट लाइंस के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब वेवलेंथ ज़्यादा है। और इस शैलो पार्ट में देखिए दो कंसेक्यूटिव ब्राइट लाइंस के दरमियान डिस्टेंस कम हो गई, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वेवलेंथ भी कम है। तो डीप वाटर में स्पीड और वेवलेंथ दोनों ज़्यादा होती है, जबकि शैलो पार्ट में स्पीड और वेवलेंथ दोनों कम हो जाती है और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। तो अब आपने यहाँ पर क्लियरली देख लिया कि डायरेक्शन ऑफ वेव में चेंज नहीं आती, सिर्फ स्पीड और वेवलेंथ में चेंज आती है। अच्छा स्टूडेंट, अब सपोज कर ले कि जो थिक शीट मैंने वेपर टैंक में रखी है उसकी एज वो इंसिडेंट वेव को पैरेलल नहीं है बल्कि वो उसको ओब्लीक है। तो इस फिगर में देखिए ये जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो ये ग्रीन लाइन ये बाउंड्री है, ये है बाउंड्री बिटवीन डीप एंड शैलो वाटर। या ये यहाँ पर हमने जो ट्रांसपेरेंट शीट रखी है तो ये उसका एज है। अगर ये इस तरह ओब्लीक होगी तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारे पास इंसिडेंट वेव्स है। ये इंसिडेंट वेव इस बाउंड्री पे फॉल हो गई, तो ये जो डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पे शो की है तो ये इंसिडेंट वेव की ओरिजिनल डायरेक्शन है। तो जब ये वेव्स डीप वाटर से शैलो वाटर में दाखिल हो जाती है तो एक तो इसकी डायरेक्शन में चेंज आ गई। आप देख सकते हैं कि अब ये वेव्स इस डायरेक्शन में मोशन करती है, ओरिजिनल डायरेक्शन ये है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसमें डिविएशन या चेंज आ गया। वेव पैटर्न को देख ले, यहाँ पे वेव पैटर्न वो बिल्कुल सीधी है, तो जब ये यहाँ पर दाखिल हो जाती है तो ये थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो वेव पैटर्न्स है या लाइन ऑफ वेव्स है तो ये एक दूसरे के करीब भी आ जाती है, इनमें डिस्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि जब ये वाटर वेव्स डीप सेक्शन से शैलो में इंटर हो जाती है तो इसकी स्पीड में कमी आती है और इसकी वेवलेंथ में भी कमी आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये लाइंस एक दूसरे के करीब आ गई। इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आप ये वीडियो देख लें। अच्छा स्टूडेंट, अब ये दूसरा केस है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि बाउंड्री बिटवीन द शैलो एंड डीप वाटर वो ओब्लीक है। ये आप देख सकते हैं, ये बाउंड्री हो गई। बाउंड्री तो ये यहाँ पर डीप वाटर और शैलो वाटर के दरमियान ये बाउंड्री हो गई, तो ये बाउंड्री ओब्लीक है। तो अब इस केस में जब रिफ्रैक्शन होगी तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों में चेंज आपको क्लियरली दिखाई देगा। बहुत ज़रा देख ले। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इनकमिंग वेव्स है, ये बाउंड्री पे फॉल हो गई। तो जब ये बाउंड्री से पास हो जाती है तो एक इसकी डायरेक्शन में चेंज आ गई, जिस तरह मैंने बोर्ड पे डायग्राम ड्रा किया था बिल्कुल उसी तरह। डायरेक्शन में चेंज तो आप लोग देख रहे हैं, उसके अलावा वेवलेंथ और स्पीड में भी चेंज आ रही है। तो आप इसको क्लियरली देख ले, तो इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अजीज़ तलबा, आज के लेक्चर में हमने वेव की दो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया। वेव की एक तीसरी प्रॉपर्टी भी है, लेकिन उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।